जय हिंद दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं और आशा करता हूं कि आप सबके मेंस के एग्जाम्स भी अच्छे रहे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। और जो ये वीडियो देख रहे हैं जो अगले साल मेंस देंगे तो उनके लिए भी काफ़ी कुछ सीखने को है। इस साल मेंस में जो क्वेश्चंस रहे हैं, अभी जो ट्रेंड सामने आ रहा है GS1, GS2, GS3 और GS4 का, हर कोई यही कह रहा है कि भाई पेपर बहुत ईजी था, डुएबल था। देखिए, अब ये इजी डुएबल एनालिसिस करना तो बहुत आसान है। अब ऐसे हर एक अकेडमी एनालिसिस करती है, हर एक यूट्यूब चैनल पे एनालिसिस आपने देखा होगा अभी तक। अब हमारा यहाँ पे कहना कि जी पेपर इजी था, डुएबल था, कहना आसान है, लेकिन जो बच्चा अभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, जिसने 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, सुबह एक पेपर देना है, शाम को एक पेपर देना है, तो डेफिनेटली चैलेंजेस बच्चों को रहते हैं जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम क्वेश्चंस की बात करें सभी पेपर्स की, अगर मैं GS2 की बात करूं तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल रिलेशंस के 4 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे जो कि इस बार आए हैं। काफ़ी प्रिडिक्टेबल लाइंस पे क्वेश्चंस रहे हैं। जितना ही डाइसी और अनप्रिडिक्टेबल यूपीएससी का प्रीलिम्स हो रहा है पिछले 3-4 सालों में, उतना ही हम देख सकते हैं कि मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे पूछे जा रहे हैं। और IR में भी जो ट्रेंड रहा है पिछले साल की तरह 4 क्वेश्चंस रहे हैं, और 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस जो थे वो आपके 10 मार्क्स के रहे हैं, यानी कि 150 वर्ड्स ईच, और 2 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो 15 मार्क्स के रहे हैं, यानी कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 250 वर्ड्स में आंसर करना होता है। तो ये बने 50 मार्क्स, तो 50 बटा 250, तो यानी कि GS2 का पेपर 250 नंबरों का होता है। 50 बटा 250 बना आपका, यानी कि 20% जो है 20% IR को रहा है। पिछले साल भी इतना ही 20% जो वेटेज था, 50 मार्क्स आउट ऑफ 250, यानी कि 20% जो वेटेज था वो IR को रहा था। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 4 सवालों को जो यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं, और क्या ये 4 सवाल हमने अपने पेड इनिशिएटिव्स में या फ्री इनिशिएटिव्स में, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि रोज शाम को 6-6:30 बजे मैं एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस भी लेके आता हूँ, और जितना अभी तक मैंने साल सवा साल से एडिटोरियल डिस्कशन जो किया है, एनालिसिस किया है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब IR से संबंधित कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में ना रहा हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द हिंदू हो। और टाइम टू टाइम हम कई बारी लगता है कि भाई इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में आर्टिकल कोई नहीं भी अच्छा है, तो कई बार बिजनेस लाइन का न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर भी हम डिस्कस करते हैं। तो आइए एक बार नजर मारते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन श्रीलंका के क्राइसिस के ऊपर था। अब काफी एक्सपेक्टेड था, श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस रहे हैं, आपको याद होगा मार्च और अप्रैल इस साल की मैं बात करूं, काफी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की, जिसकी जो बुनियाद है वो ऐसा नहीं है कि इसी साल पे रखी गई थी। इसकी जो बुनियाद थी इकोनॉमिक क्राइसिस की, वो कहीं ना कहीं 4-5 साल से ही चलते आ रही थी। प्राइमरीली ऐसे बहुत सारे कारण थे। चलो, कोविड तो आया 2020 में, कोविड के चलते श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर भी काफी हिट हुआ, लेकिन उसके चलते अगर हम चाइनीज एक्सपेंशनिज्म की बात करें, तो अगर हमने आंसर शुरू करना है तो पहले तो हमने श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में ब्रीफली बताना है कि क्या क्या कारण थे। तो एक तो कारण जैसे कि चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म है श्रीलंका के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हम सब जानते हैं हम्बनतोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए चाइना ने लीज पे लिया है। बहुत ज़्यादा कर्जे में था श्रीलंका, और उसके कर्जे में होने के चलते मजबूरन श्रीलंका को ये जो प्रोजेक्ट था, जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि फिजिकली फीजिबल नहीं है ये प्रोजेक्ट, तो श्रीलंका को ये प्रोजेक्ट, ये जो पूरा का पोर्ट था, ये 99 ईयर्स के लिए लीज पे चाइना को देना पड़ा। उसके अलावा अगर हम 2019 में जो ईस्टर के वाले दिन जो चर्च में जो अटैक्स हुए थे, अगर हम बॉम्बिंग की बात करें, सुसाइड बॉम्बिंग की बात करें, उसके चलते भी टूरिज्म पे बहुत ठेस पहुंची थी। चलो, पैंडेमिक के चलते तो टूरिज्म पे बहुत ठेस पहुंची, श्रीलंका की इकॉनमी टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और जो अनवाइज इकोनॉमिक पॉलिसीज थी श्रीलंका की सरकार के द्वारा, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, फर्टिलाइजर्स को कम इस्तेमाल करना, ये सब कारण श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बने। और आज जैसे कि आप जानते हो, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आज के टाइम पे लगभग 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, दूध पीने के लिए पैसे तक नहीं है। और काफ़ी ऐसी एसेंशियल सप्लाईज हैं जो कि श्रीलंका की सरकार अभी इंपोर्ट नहीं करा पा रही है। तो ये कुछ बातें इंट्रोडक्शन में लिख दी, बिकॉज ये 150 शब्दों का क्वेश्चन है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ बातें समझनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे सिविलाइजेशनल लिंक्स आ जाते हैं। अशोका जी के जो बेटे और बेटी थी, अगर महिंदा और संघमित्रा की बात करें, अशोका ने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म को प्रोपगेट करने के लिए, एक तरह से राजदूत की तरह भेजा था अपने बच्चों को। फिर हम रामायण की बात करें तो सिविलाइजेशनल लिंक्स आ जाते हैं, तो बहुत पुराने हमारे संबंध हैं श्रीलंका के साथ। उसके बाद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जिक्र करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है।
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये टर्म मोदी जी ने 2014 में कॉइन करी थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे, और हम बने पहले रिस्पॉन्डर, यानी कि श्रीलंका के इस आर्थिक कठिनाई में, श्रीलंका के इस मुसीबत वाली घड़ी में इंडिया ने सबसे पहले श्रीलंका की मदद करी। अब जहां तक श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात है, काफ़ी सारे देश, देखिए स्वाभाविक बात है, बहुत सारे देश जब अपनी तरफ से एडवांस करते हैं, इंडस्ट्रियलाइज बनने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे तौर तरीके हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जिनको इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वो बहुत अनवाइज इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उन सरकारों ने फॉलो करी थी। लेकिन हमारा भी अनुभव रहा है, 1991 में हमने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा था, तो हम अपने अनुभव से श्रीलंका की बहुत मदद भी कर सकते हैं। ये कुछ बातें जो है ना, मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल में डिस्कस करी थी, आपके सामने ये एडिटोरियल है, तो रोज शाम को 6:30 बजे हमारा एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस जो आता है, ये आर्टिकल ना 22 जुलाई को आया था, 22 जुलाई 2022 की ही बात कर रहा हूं, हिंदू में आया था, एडवांटेज न्यू दिल्ली इन श्रीलंकाज इंडिया लाइफलाइन। तो ये फ्री इनिशिएटिव है हमारा, ये कोई पेड इनिशिएटिव नहीं, यहाँ पे फ्री इनिशिएटिव से कैसे हम इस क्वेश्चन को, यानी कि जो भी आयर में क्वेश्चंस आए कैसे हम इसको आंसर कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जो क्वेश्चंस आए हैं कहाँ से आए हैं, करंट अफेयर्स में से आए हैं, कोई बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो है नहीं, और हमने इसको क्वेश्चन को, जहां तक जीएस के पेपर्स की बात आती है, ज़्यादा टेक्निकल अप्रोच से हमने क्वेश्चन को आंसर नहीं करना होता, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल अप्रोच से हमने आंसर करना होता है, एक जर्नलिस्ट अप्रोच से हमने आंसर करना होता है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल में से आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये आर्टिकल जो मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको नहीं दिख रहा तो अभी मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, तो इस आर्टिकल का ही स्क्रीनशॉट था जो कि 22 जुलाई को एनालिसिस किया था कि क्यों श्रीलंका को सपोर्ट करना हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात आ जाती है, ठीक है, कैसे हम अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंक्स को डीपन कर सकते हैं श्रीलंका के साथ, और एक अनस्टेबल श्रीलंकन इकोनॉमी हमारे लिए, साउथ एशिया के लिए अच्छी बात नहीं है, तो चाहे इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, मालदीव्स में हो, साउथ एशिया के लिए अच्छा नहीं है। रिफ्यूजी जो एक्सोडस है वो हमको यहाँ पे सहना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत सारे रिफ्यूजी एक्सोडस हमने 1971 से बांग्लादेश से हमने देखा था, ठीक है, म्यांमार से भी देख रहे हैं, तो ये हम नहीं चाहते कि इतने सारे श्रीलंकन रिफ्यूजीज जो हैं यहाँ पे तमिलनाडु में, इंडिया में आए, और हम नहीं चाहते कि इंस्टेबिलिटी श्रीलंकन इकोनॉमी में हो, तो ये कारण, और अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, राइट, बिकॉज क्वेश्चन पे अगर हम वापस जाते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए क्या बनती है कि कैसे इंडिया जो अपने संबंध है, कहीं ना कहीं राजापक्सा भाइयों के चलते श्रीलंका की जो सरकार है वो ज्यादा चाइना के टुवर्ड्स क्लोज हो रही थी। अभी रणिल विक्रम सिंघे जी के चलते इंडिया, श्रीलंका थोड़ा प्रो इंडिया टिल्ट कर रहा है। तो ये अब वो समय है कि कैसे हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन के श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को अपनी जगह फिर से वहीं पे बना सकते हैं जो कि पहले थी, क्योंकि हमारी जगह हड़पने की कोशिश चाइना ने करी थी। चाइना के पास बहुत पैसे हैं, श्रीलंका को ल्योर किया, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, मालदीव्स को, चाइना की आदत है पैसे से सेड्यूस करने की, ल्योर करने की। और अगर हम थोड़ा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात करें, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की, तो जो पहले 6 महीने हैं 2022 के, तो लगभग $4 बिलियन का जो हमने क्रेडिट है श्रीलंका को दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट की भी बात करें, वो भी हमने श्रीलंका के लिए इंक्रीज करी है। और बिकॉज कुछ सालों में जैसे वही चाइना वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर पार्टनर, तो कैसे वो जगह अब हम वापस ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोलंबो पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो अदानी को मिला है, गौतम अदानी को मिला है, और 51% स्टेक कोलंबो पोर्ट में गौतम अदानी का है। तो कहीं ना कहीं पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंडिया का प्रेजेंस अब श्रीलंका में फिर से देखने को मिल रहा है। और उसके चलते अभी जो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, तो हमने एक कंसोर्टियम ऑफ कंट्रीज हमने बनाया है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जापान भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, जो कि हमारे साथ मोबिलाइज कर रहे हैं इस ओपिनियन को कि आईएमएफ को रिक्वेस्ट कर सके कि कैसे आईएमएफ इस वक्त श्रीलंका की मदद कर सके और श्रीलंका को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बेल आउट कर सके। तो ये जो क्वेश्चन था 150 वर्ड्स में हमने आंसर करना था, बहुत इजीली हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो आपके सामने एक रेफरेंस में मैंने एडिटोरियल रखा है, जो कि हमारा जो बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है डेली एडिटोरियल डिस्कशन का, वहां से इस क्वेश्चन को इजीली आप पढ़ के उस ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स थे, ये तो मैंने एक आर्टिकल आपके सामने रखा है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस करे थे इंडिया श्रीलंका के चलते। कहना ये चाह रहा हूं कि ये आउट ऑफ द रीच नहीं है क्वेश्चंस, वेरी इजीली इसको आंसर किया जा सकता है अगर हम अपने डे टू डे बेसिस पे न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं। कोई बहुत हैवी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अगर हमने इंडिया श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करनी है या जो करंट सिचुएशन की बात करनी, वी डोंट नीड टू रीड बिग बुक्स फॉर दैट। अगला सवाल पूछता है कि क्या आपको लगता है कि बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्या आपको लगता है कि वो एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क की तरह, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन? ये एक पार्ट इस क्वेश्चन का है। फिर पूछा गया है कि क्या समानताएं और असमानताएं
यानी कि सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज क्या है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, बिम्स्टेक और सार्क के बीच में। और तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे फुलफिल होते हैं बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली बात तो दोस्तों ये समझनी बात जरूरी है कि ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा कि बिम्स्टेक एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है। बिम्स्टेक और सार्क दोनों एक सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। दोनों के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। बिम्स्टेक का फोकस बे ऑफ बंगाल पे है। सार्क की बात करें, चलो वो साउथ एशियन रीजन आता है, लेकिन बिम्स्टेक में 5 साउथ एशियन नेशंस हैं और 2 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। तो यहां पे बहुत जरूरी है हमको ये मेंशन करना वेरी ब्रीफली, इजी क्वेश्चन है कि सार्क में कौन से देश आते हैं, बहुत ब्रीफली हमने बता दिया जो देश के नाम। बिम्स्टेक में कौन से देश आते हैं, बिम्स्टेक में हमको याद रहे मालदीव्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं आता। बिम्स्टेक में म्यांमार और थाईलैंड जो है वो 2 स्टेट्स हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया के हैं, जो कि इसमें आते हैं। सार्क की स्थापना 1985 में करी गई थी और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है, यानी कि थाईलैंड में करी गई थी। अब जहां पे समानताएं की बात आती है, सिमिलैरिटीज की बात आती है, तो दोनों का फोकस कहीं ना कहीं साउथ एशियन रीजन पे है, साउथ एशियन प्रोस्पेरिटी पे है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, कनेक्टिविटी पे है। क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि केवल 3 साउथ एशियन देश हैं जो कि बिम्स्टेक में नहीं है, बाकी सारे तो है ही हैं। नेपाल और भूटान जो है वो 2004 में बिम्स्टेक का हिस्सा बनते हैं। बिम्स्टेक के रिगार्डिंग भी हमने मार्च और अप्रैल में इस बार काफ़ी आर्टिकल्स डिस्कस करे थे। क्यों करे थे, क्योंकि इस साल बिम्स्टेक को 25 साल पूरे हो चुके हैं और बिम्स्टेक की 5वीं समिट मीटिंग जो है, तो ये क्रिटिसिज्म में भी बात आती है कि बिम्स्टेक 25 सालों में सिर्फ 5 बार उसकी मीटिंग हुई है, समिट लेवल सिर्फ 5 बार हुआ है। तो खैर बिम्स्टेक की जो 5वां समिट था वो भी इस साल श्रीलंका में हुआ था। बहरहाल अगर हम समानताओं की बात करें, सिमिलैरिटीज की, तो कनेक्टिविटी है, इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप की स्पिरिट को प्रमोट करना, रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर एम्फसाइज करना और पीस एंड स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना, ये कुछ सिमिलैरिटीज आती हैं सार्क और बिम्स्टेक के बीच में। जहां पे डिससिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो जो बिम्स्टेक का जो ब्लॉक है वो ज्यादा प्रॉमिसिंग है। ये देखिए बेसिकली यहां पे कंप्लीट आंसर मैंने नहीं बनाया, बेसिकली सिर्फ एक फॉर्डर पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को यूज करके आप अपना एक आंसर बना सकते हैं। तो कोई मॉडल आंसर नहीं है, बेसिकली आपको सिर्फ एक तरह से एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आपको एक फॉर्डर पॉइंट्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करें, जिसको यूज करके आप अपना आंसर बना सकते हैं। बिम्स्टेक एक तरह से एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज 2 देश साउथ ईस्ट एशिया के भी इस ग्रुपिंग में शामिल हैं। सार्क में तो 18th सार्क समिट कब हुआ था, 2014 में हुआ था। कहां हुआ था, काठमांडू में हुआ था। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए आज 8 साल हो चुके हैं, सार्क की कोई मीटिंग नहीं हुई है। कहा जाता है कि बिम्स्टेक का जो ब्लॉक है वो ज्यादा प्रॉमिसिंग है, बिकॉज सार्क के ब्लॉक में इंडिया पाकिस्तान के जो झगड़े हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके चलते ये ब्लॉक हाईजैक्ट रहता है। और बिम्स्टेक का जो ब्लॉक है ये प्रिंसिपल्स ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। लेकिन ये प्रिंसिपल्स को पाकिस्तान बिल्कुल जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं देता। तो अगेन सार्क में कन्फ्लिक्ट ज्यादा है, बिम्स्टेक में कोऑपरेशन ज्यादा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन जो है वो हॉटबेड ऑफ टेररिज्म है, तो अगेन सार्क इसके कारण प्रॉमिसिंग नहीं कहलाया जा सकता। लेकिन बिम्स्टेक की बात करें, यहां पे अगेन फोकस कहां पे है, कनेक्टिविटी पे है, चाहे वो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हो, चाहे वो कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट हो, तो यहां पे फोकस ज्यादा है। ठीक है, बिम्स्टेक अगेन यहां पे डिफरेंस आ जाता है कि बिम्स्टेक में मालदीव्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान शामिल नहीं है और ज्यादा प्रॉमिसिंग विजन बनता है बिम्स्टेक बिकॉज कनेक्टिविटी की बात है। सार्क मोटर व्हीकल अग्रीमेंट 2014 में प्रस्ताव मोदी जी ने रखा था, लेकिन सार्क मोटर व्हीकल अग्रीमेंट को भी नहीं हमने देखा कि वो पास किया गया अग्रीमेंट। उसके चलते हमने BBIN एक सब ग्रुपिंग है विद इन द सार्क, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल की हम बात करें, उस पर हमने एम्फसाइज करा था कि कैसे BBIN में हम एक मोटर व्हीकल अग्रीमेंट पास कर सकते हैं। बिकॉज देखिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो रीजन है, साउथ एशियन रीजन है, यहाँ पे गरीबी बहुत है और अब गरीबी को अपलिफ्ट करना, पॉवर्टी को अपलिफ्ट करना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा आइसोलेशन में नहीं हो सकती ना, उसके लिए आपको कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, सड़कें होना, हाईवेज होना, पोर्ट कनेक्टिविटी होना, वो सब चीजें बहुत जरूरी बन जाती हैं। और बिम्स्टेक का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक फ्री ट्रेड एरिया सिक्योर करना। हालांकि ऑब्जेक्टिव को अभी तक हम नहीं मीट कर पाए हैं। सो एज इन सार्क एज वेल, साफ्टा अगर हम साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, उसका भी वी हैवंट सीन द लाइट ऑफ द डे, बट बहरहाल बिम्स्टेक साउंड्स मोर प्रॉमिसिंग। कैसे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स बिम्स्टेक इंडिया के मीट करने में हेल्प करता है, तो पहली बात होगी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यहां पे आ जाती है।
दूसरी बात आती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी ने 2014 में कॉइन करी थी। पहले 1991 में नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी डिजाइन करी थी, उसको 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करी कि कैसे और ज्यादा डीपर इंटीग्रेशन हम साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ दिखा सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे जहाँ पे इंटीग्रेटिंग एक्ट ईस्ट की बात आती है, कनेक्टिविटी की बात आती है, तो ये बात भी हमारे लिए समझनी बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा, कि प्रोस्पेरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बिकॉज हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो भाग्य है, जो डेस्टिनी है, वो बहुत निर्भर करता है कि कितना हम ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन के साथ। और विज़ावी अगर हम साउथ ईस्ट एशियन रीजन के साथ हमने अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कनेक्टिविटी लेके आना, डेवलपमेंट लेके आना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब जहां तक एडिटोरियल की बात है, तो 26 मार्च को एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, अगेन हमारी एडिटोरियल डिस्कशन के वीडियो में, कि विल द अपकमिंग बिम्स्टेक समिट बी अ गेम चेंजर। तो ये जो आर्टिकल था ये बिजनेस लाइन में से था जो मैंने डिस्कस किया था। तो अगेन यहाँ पे देखिए, अब जो मैंने बातें डिस्कस करी थी वही मैंने स्क्रीनशॉट के तौर पे आपके सामने यहाँ पे रखी हैं कि मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं। तो जब बिम्स्टेक की हम बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि लगभग 22% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इस ब्लॉक में है, ठीक है। और अगर हमको आंकड़ा याद है कि क्यूमुलेटिव जो क्यूमुलेटिव जीडीपी है इन देशों की, वो लगभग $2.5 ट्रिलियन की है। तो इस तरह के आंकड़े अगर हम मेंशन कर सकते हैं तो वो हमारी ही फेवर में बात जाती है। और बाद में हमने क्रिटिसिज्म भी डिस्कस किया था बिम्स्टेक को लेके कि आज 25 साल अगर बिम्स्टेक को हो चुके हैं तो अभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं बन पाया है। क्या क्या ऐसे हमारे कोऑपरेशन सेक्टर्स हैं विद इन द बिम्स्टेक, चाहे वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, कॉम्बैटिंग अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करें, साइबर सिक्योरिटी हो, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ये सब ऑब्जेक्टिव्स तो हैं। लेकिन इसके क्रिटिसिज्म में हमने बात करी थी कि अभी भी हम ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीटली क्यों नहीं मीट कर पाए हैं। और साथ में ये भी क्रिटिसिज्म आया था कि अभी तक 25 सालों में केवल 5 बार ही क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स हुई हैं, और पीरियोडिक मीटिंग्स क्यों नहीं हो सकती, यानी कि हर 2 साल में एक बार हो, या अगर इसको और अगर हमने बेहतर करना है और अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ, तो व्हाई नॉट मीट एवरी ईयर एनुअली, राइट। तो और इनफैक्ट क्रिटिसिज्म में ये भी बात आई थी कि बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर्स है, तो 2014 तक बिम्स्टेक का कोई हेडक्वार्टर्स ही नहीं था। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ढाका में है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है I2U2 की बात कर रहा है कि हाउ विल I2U2 ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो देखिए दोस्तों, इसको लेके ना एक फ्यू मिनट्स सीरीज में एक मैंने वीडियो बनाया था जो कि 16 जुलाई इसी साल की बात है। तो लगभग अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है जब ये वीडियो हमने डिस्कस किया था। तो अब ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? बिकॉज पहली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो थी I2U2 की, वो अभी इस रिसेंटली जुलाई में कंडक्ट करी गई थी। और I2U2 यानी कि वेस्ट एशियन क्वाड की हम बात करें, इसके बारे में हम पिछले 1 साल से काफी सुन रहे हैं। इनफैक्ट इसको वेस्ट एशियन क्वाड किसने कॉइन किया था? अहमद अल्बाना ने, जो कि एम्बेसडर हैं ऑफ द UAE टू इंडिया। अब इस तरह की बातें आप इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। I2U2 में कौन से 4 देश आते हैं, उसको वेस्ट एशियन क्वाड कहा जाता है। और अक्टूबर 2021 में इस ग्रुपिंग को, यानी कि जिसको I2U2 कहते हैं, इस ग्रुपिंग को इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा गया था। इस तरह की बातें हम शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्शन के बेसिस पे दे सकते हैं, बिकॉज 250 वर्ड्स में हमने इसको आंसर करना है। तो अगर हम 40-50 शब्दों में इंट्रोडक्शन दे दें तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ये जो ग्रुपिंग है I2U2, ये इंडिया की पोजीशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा जहां तक ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात आती है। तो देखिए, यहाँ पे अब एम ऑफ I2U2 की बात आती है कि कैसे यहाँ पे हमको कैपिटल सपोर्ट मिल सकता है। देखिए, अब यहाँ पे इंडिया के पास अब कैपिटल की कमी रहती है, लेकिन इस ग्रुपिंग में और कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका है, इजराइल है, UAE है। आर्थिक मामले में हमसे तो कई गुना ज्यादा एडवांस्ड है और कई गुना ज्यादा कैपिटल है उनके पास। चाहे वो हम स्पेस सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग की बात हो, तो काफ़ी एक्सपर्टीज और काफ़ी कैपिटल हम अट्रैक्ट कर सकते हैं इन देशों से, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ा सकते हैं। हालांकि जो बाइडेन का ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि कैसे I2U2 ग्रुपिंग के चलते मैं चाइना को कंटेन कर सकूं इस रीजन में, लेकिन अब चलो वहां पे हो सकता है कि हमारा और अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है मैच करता हो, बट नॉट नेसेसरी कि UAE, इजराइल भी ये बात चाहे कि चाइना को कंटेन करना है उस रीजन में। लेकिन हमारा फोकस I2U2 को हार्नेस करना या टैप करना केवल उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के कारण है कि कैसे अपनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो कौन से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है? तो यहाँ पे वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, ये हमारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन I2U2 में बन जाते हैं। तो ये आपके सामने है वीडियो, फ्यू मिनट सीरीज में 16 जुलाई 2022 को ये वीडियो हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन थी जो मैंने वीडियो में डिस्कस करी थी कि जो वेस्ट एशियन क्वाड है, ये जो बाइडेन
कि सरकार की ईगरनेस को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे वो चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में जियोपॉलिटिक्स नहीं पूछी गई थी, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इकोनॉमिकली हम कैसे इस ग्रुपिंग का फायदा उठा सकते हैं। तो वहां पे हमको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे मीट कर सकते हैं उसके बारे में हमने आंसर करना है, और कैसे हम बेनिफिट कर सकते हैं I2U2 में से। तो ये बातें मैंने वीडियो में ही डिस्कस करी थी। अगेन फ्यू मिनट सीरीज हमारा फ्री इनिशिएटिव है, रोज सुबह 8 बजे इसका वीडियो आता है। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो फ्यू मिनट सीरीज है, चाहे वो मेन्स अ डे है, चाहे वो एडिटोरियल डिस्कशन है, या चाहे वो रात को 10 बजे जो हमारा प्रीमिक्स आता है, उनको जरूर सब्सक्राइब करिए, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा आपको। अब इंडिया कैसे बेनिफिट करता है I2U2 से, तो यहाँ पे ये कारण दिए गए हैं, यहाँ पे रीजंस दिए गए हैं कि कैसे हमारी जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। बिकॉज इंडियन ओशन में, वेस्टर्न इंडियन ओशन में, बिकॉज जहाँ पे वेस्ट एशिया की बात आती है तो वहाँ पे इंडियन ओशन की भी बात आ जाती है। तो इंडियन ओशन रीजन में, खास करके ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में, चाइना का जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी थी। आप अगेन इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने वीडियो देखना हो। और यहाँ पे एक और ब्रेकिंग न्यूज़ की बात आई थी, अभी जब I2U2 की मीटिंग चल रही थी तो यहाँ पे गौतम अदानी को एक टेंडर मिला था फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पोर्ट ऑफ हाइफा, जो कि इजराइल में है। इसका एक टर्मिनल डेवलप करने के लिए चाइना को भी कॉन्ट्रैक्ट मिला था, चाइना के शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप को। लेकिन हमको अब इस हाइफा पोर्ट में 70% स्टेक मिला है। तो गौतम अदानी जी, जो कि अभी रिसेंटली भी आया था कि वो सेकंड लार्जेस्ट बिलियनर बन चुके हैं, सेकंड रिचेस्ट बिलियनर बन चुके हैं। अब उन्होंने डेफिनेटली अंबानी जी को भी ओवरटेक कर दिया है। तो चाहे वो कोलंबो पोर्ट हो, चाहे वो हाइफा पोर्ट हो, तो गौतम अदानी के इन्वेस्टमेंट जो है पोर्ट सेक्टर में, शिप बिल्डिंग सेक्टर में काफ़ी बढ़ रहे हैं। अगेन दैट इज गुड फॉर इंडिया कि हमारी जो प्रेजेंस है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही हो, कि इसराइल के पोर्ट पे बनी रहेगी। तो दिस इज समथिंग विच वॉज वेरी गुड फॉर अस, कि कैसे हम चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं इस ग्रुपिंग का फायदा उठा के। और अगेन हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट आएगी यहाँ से इन तीनों देशों में से, अभी इसी साल की बात है कि यूएई के साथ हमने सेपा अग्रीमेंट भी साइन किया था, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की जहाँ पे हम बात करें, ठीक है। और यूएई के हम काफ़ी सारा पैसा यूएई से भी अट्रैक्ट करेंगे, अमेरिका से भी करेंगे। अब इसराइल की बात करें, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हो, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हो, इसराइल काफ़ी आगे है। तो ये सब के लिए जो अनुभव है, जो स्किल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमको इसराइल से और यूएस से भी मिल सकती हैं। यहाँ पे मैंने व्यूज ऑफ सी राजा मोहन भी डिस्कस करे थे। तो यहाँ पे एक लाइन मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस लाइन को कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन जो सी राजा मोहन की थी कि जो I2U2 है, ये इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उसको कंसोलिडेट करता है, खास करके इंडिया की मिडल ईस्ट पॉलिसी में। बिकॉज इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था I2U2 की ग्रुपिंग से पहले नेविगेट करना, बिकॉज ट्रेडिशनली इंडिया के रिलेशंस ईरान के साथ भी अच्छे हैं, यूए गल्फ रीजन के साथ भी अच्छे और इसराइल के साथ भी अच्छे हैं। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स जो कि 2020 में साइन हुए थे, उसके बाद इसराइल की जो नज़दीकियां हैं गल्फ नेशंस के साथ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। नहीं तो ट्रेडिशनली इसराइल, गल्फ नेशंस और ईरान उन तीनों के बीच में ही 36 का आंकड़ा रहता था। लेकिन हमारे लिए अब थोड़ी दुविधा हमारी आसान होती है कि इसराइल और गल्फ नेशंस, तो जो अब्राहम अकॉर्ड्स यूएई और इसराइल के बीच में साइन करे गए थे, तो हमारे लिए वो मुश्किल आसान होती है कि हमारी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और ईजी हो जाती है। तो ये बात यहाँ पे डिस्कस करी गई थी। उसके बाद नवदीप सूरी जी ने भी बात कही थी, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर है टू द यूएई। उन्होंने कहा था कि देखिए, हमारी प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ रही है। तो एक ज़माना था जब हमारी प्रेजेंस होने के बावजूद भी हमको कंसिडर नहीं किया जाता था किसी भी क्रिटिकल इशू के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो हम डिस्कशन टेबल पे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इट इज़ बेटर टू बी सिटिंग ऑन द टेबल एंड टॉकिंग रादर दैन टू बी नॉट सिटिंग ऑन द टेबल एट ऑल। और साथ के साथ अब जो हाइलाइट्स ऑफ द I2U2 समिट वो भी हमने जैसे डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया को मिली थी फ्रॉम यूएई। अगर हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करें, फूड कॉरिडोर सेक्टर की बात करें, मोदी जी ने भी कहा था कि I2U2 की जो ग्रुपिंग है वो मौका हमारे लिए सर्व करता है कि कैसे हम कैपिटल, एक्सपर्टीज और मार्केट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं अपने टुवर्ड्स। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हम अपने आंसर में डाल सकते थे। लास्ट क्वेश्चन है, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics। 250 शब्दों में आपने आंसर करना है। देखिए दोस्तों, एक लाइन हमेशा, अब देखिए मुझे याद है लास्ट ईयर जब COP26 हुआ था, 15-16 दिन लगातार रोज ही एडिटोरियल्स जो थे वो इसी के ऊपर आ रहे थे, COP26 के ऊपर आ रहे थे। और एक लाइन मैं बार बार कहता भी रहता हूं जब मैं नेट जीरो की बात करता हूं या ग्रीन एनर्जी की बात करता हूं, कि क्लाइमेट चेंज जो है ये एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है हमारी डे टू डे फॉरेन पॉलिसी डिस्कशन का, फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स का। अब पहली बात तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमको ये बताना है कि क्लीन एनर्जी होती क्या है। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बता दिया। सिग्निफिकेंस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी की,
ठीक है, हमारे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान इंडिया के क्या है, याद करिए हमने COP26 में नेट जीरो की बात करी थी टुवर्ड्स 2070। हमने बहुत लोगों को सरप्राइज कर दिया था बिकॉज नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये बात हम अनाउंस करेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड ने काफ़ी प्रेशर हमारे ऊपर डाला था कि हम टुवर्ड्स 2050 नेट जीरो अनाउंस करें, लेकिन हमने ये कहा कि भाई अभी हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अभी मीट करने, तो अभी इतनी जल्दी हम नहीं कमिट कर सकते कि टुवर्ड्स 2050 हम नेट जीरो अनाउंस करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन में आप ये भी बात कह सकते हैं कि उसके होने के बावजूद, एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भी हम कमिटेड हैं, जो कि गोल्स हमने सेट करे हैं टुवर्ड्स 2030। तो यहाँ पे पंच अमृत की बात आ जाती है। अब हम गीगावाट्स में बातें कर रहे हैं जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, किसी ज़माने में हम मेगावाट्स में बातें करते थे। अब यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं COP COP21, सॉरी यहाँ पे मैंने 15 लिखा है, अगर हम COP21 की बात करें जो कि 2015 में हुआ था पेरिस में, वहाँ पे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी थी। यानी कि वो देश जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करते हैं, कैसे वो इस संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। सोलर एनर्जी को हार्नेस करने की बात करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है। और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो लड़ाई है वो हम एक वॉर फुटिंग पे लड़ रहे हैं, डिस्पाइट हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी आगे जाके हमने अभी काफ़ी डेवलपमेंट देखनी है, लेकिन फिर भी हम इसको वॉर फुटिंग पे लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं, उनको अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, क्योंकि डेवलप्ड देश जो हैं वो मदद नहीं कर रहे गरीब देशों की, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ की। बिकॉज अगर आपने ग्रीन ट्रांजिशन करना है उसके लिए आपको पैसा चाहिए, और वो पैसा अब हमारी डेवलपमेंटल नीड्स हैं, अगर हम अपनी बात करें या अगर हम लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, तो वो इतना सारा बजट ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पे नहीं स्पेंड कर सकते हैं। तो हम ये अब एक मोबिलाइज कर रहे हैं और हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं कि आपने तो अपना डेवलपमेंट अचीव कर लिया, लेकिन अब हमारी बारी है, तो आप हमको मदद करिए। तो इस बात को लेकर हम काफ़ी इंटरनेशनल फोरम्स पे बातें कर रहे हैं। और उसके बाद क्लीन एनर्जी का ऑब्जेक्टिव है, अगर हम क्वाड की बात करें, हम I2U2 की बात करें या बिम्स्टेक की बात करें, तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी को लेके, ग्रीन एनर्जी को लेके बहुत सारी बातें करी गई हैं। और बिलियंस नहीं लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमको रिक्वायर्ड रहेगी, हमको भी और डेवलपिंग कंट्रीज को भी। तो ये बात हम बार बार, ये बात इनफैक्ट मोदी जी ने पिछले साल COP26 में भी कहा था कि $100 बिलियन एनुअली से अब कुछ नहीं काम बनने वाला। अब आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में गरीब देशों की मदद करनी पड़ेगी ताकि वो ग्रीन एनर्जी के टुवर्ड्स मूव कर सकें। तो जहां पे भी हम जाते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, हम पंच अमृत की बात जरूर करते हैं, जो कि 5 हमने गोल सेट करे हैं टुवर्ड्स 2030। फिर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हम निकाल रहे हैं फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। हम इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, कैसे जॉब क्रिएशन भी रिन्यूएबल सेक्टर में बढ़ सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, रीयूज एंड रीसाइक्लिंग की बात करी जा रही है। नॉर्डिक देशों के साथ, डेनमार्क के साथ इंडिया की पार्टनरशिप है। इनफैक्ट डेनमार्क ने तमिलनाडु में ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करे हैं। यूरोपियन यूनियन देशों के साथ भी हम पोटेंशियल हाइड्रो और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को हार्नेस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे लिए मौका है कि कैसे हम लीडरशिप दिखा सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस की बात आती है। और काफ़ी सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे हम गरीब देशों का, वी आर चैंपियनिंग द कॉज फॉर क्लाइमेट जस्टिस, स्पेशली फॉर द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे जो गरीब देश हैं, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो इंडिया को लुक अप टू कर सकते हैं कि कैसे इंडिया अपनी लड़ाई क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स लड़ रहा है डिस्पाइट बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री। और रिसेंटली G7 का जो समिट इस साल हुआ था, तो G7 के समिट में हमको एज अ गेस्ट इन्वाइट किया गया था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और हमने एक स्टेटमेंट साइन करी थी कि एक्सेलरेट क्लीन एंड जस्ट ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरनेशनल फोरा की बात करी गई थी। अब अगेन यहाँ पे इस क्वेश्चन की जहाँ पे बात हो रही है, तो एक एडिटोरियल हमने 30 जून को डिस्कस किया था। अगेन एडिटोरियल्स हमने बहुत डिस्कस करे हैं नेट जीरो के चलते, ग्रीन एनर्जी के चलते, लेकिन आपको भी रीसेंट 2-3 महीने के आर्टिकल्स आपके सामने में रख रहा हूँ। तो 30 जून को ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, इंडियाज नेट जीरो स्ट्रैटेजी। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया था और यहाँ पे हमने नेट जीरो के बारे में बात करी थी। COP26 यानी कि 2021 में क्या क्या हमने टारगेट सेट करे थे। ठीक है, यहाँ पे एक और बात हम इस आंसर में ऐड कर सकते हैं शुरुआत में कि IPCC की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, वो 3 पार्ट्स में आई थी। उस रिपोर्ट में ये बात का जिक्र था, ये लाइन इंट्रोडक्शन में हमने जरूर मेंशन करनी है कि भाई उस रिपोर्ट ने ये कहा था कि दुनिया को बहुत बड़ा रिस्क है, वर्ल्ड फेसेस कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइजिंग टेम्परेचर्स के। अभी जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें, जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, जो हमारी कोशिश थी कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी कि वो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड ना करे, लेकिन अभी वो सारी कोशिशें हमारी नाकामयाब हो सकती हैं, जिसके चलते दुनिया को बहुत बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज के चलते। तो ये सब बातें हमने इस आर्टिकल में करी थी, राइट। सो दोस्तों, ये
जो हमारे फ्री इनिशिएटिव्स के जरिए, ट्यूटोरियल्स के जरिए, ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो कि इजीली अगर हमने पढ़े हैं, अगर हमने फॉलो करे हैं, तो इन चारों क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकते हैं। सो दोस्तों, मेरी तरफ से ये कोशिश थी एक ब्रीफ एनालिसिस यहाँ पे इन चारों क्वेश्चंस के करने की, कि कैसे यहाँ पे आपको फॉर्डर पॉइंट्स में प्रोवाइड कर सकूँ, कि इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप अपना एक आंसर बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगले वीडियोज़ में। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।